हेलो। हाँ, तो हम लोग गॉड कावर एनर्जी क्लास 11th क्लास के लिए पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स का ये 6th चैप्टर है हमारा। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे प्रीवियस वाले में थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम था, इसलिए हम पुनः एनर्जी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा एनर्जी वर्क पावर एनर्जी के अंदर एनर्जी का इम्पोर्टेंस होता है। हम किसी भी बॉडी के ऊपर जो भी वर्क करते हैं वो उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, या फिर पहले से ही उस बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोरेज होता है। उन सभी का कंडीशन स्टडी हम लोग करेंगे। फर्स्ट हम लोग करते हैं एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन is called energy. Capacity of work done is called energy. Suppose that किसी स्टूडेंट्स ने, हम क्षमता की बात करें, कोई एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के पास एनर्जी कितनी है, ये आपको पता करने के लिए क्या करना है? काम करना पड़ेगा, उससे हमें वर्क करवाना पड़ेगा, और तभी हमें पता चलेगा कि हाँ ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है कि नहीं। एक 6th क्लास का स्टूडेंट है और ये 12th क्लास का स्टूडेंट है। अगर मैंने ये पूछा कि इन दोनों में से किसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो हमें पहले इससे वर्क करवाना पड़ेगा। ऑब्वियसली 6th क्लास स्टूडेंट कम वर्क करेगा, स्मॉल वर्क करेगा, जल्दी थकेगा। 12th क्लास स्टूडेंट वर्क करेगा, थोड़ा उससे ज़्यादा करेगा। नाउ हु इज वर्क इज लार्ज, जो ज़्यादा वर्क करेगा दैट मीन्स कि उसके अंदर उतनी ही कार्य करने की क्षमता है और उसके अंदर उतनी ही एनर्जी है। कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इज मेजर दैट एनर्जी। जैसा कि आपको पता होगा एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज सेम एज द एनर्जी। वर्क डन और एनर्जी दोनों का यूनिट जो होता है वो सेम होता है। दोनों का यूनिट जूल हम लोग पढ़े हुए हैं, जूल आगे पढ़ेंगे। ना टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? हम लोग जनरली मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह का होता है, कौन? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। बट इसके अलावा भी बहुत सारे एनर्जी होते हैं। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी। दिस इज ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब इसमें कुछ सिस्टम हमने लिखा है। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइट, जस्ट लाइक अगर हम देखें सोलर प्लेट क्या करता है? सोलर प्लेट लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्पीकर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नाउ हीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है। ट्यूबलाइट क्या करता है? ट्यूबलाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दिस इज द टाइप्स ऑफ एनर्जी। हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। हमें मैकेनिकल एनर्जी की, द एनर्जी प्रोसीड बाय द प्रोसेस ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मोशन के कारण किसी बॉडी के अंदर वर्क करने की कैपेसिटी अगर है तो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। मान लो कि किसी बॉडी के पास मास m है और v वेलोसिटी से चल रहा है। दिस इज ए बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। बेसिक फार्मूला यही है, फिर डिफरेंट केसेस में हम लोग उसके
स्टडी करेंगे। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन, जो किसी की बॉडी के पास वर्क करने की क्षमता है और वो उस बॉडी के स्टेट्स को चेंज करने पर आया है। द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन ड्यू टू चेंज इन अ स्टेट ऑफ द बॉडी और configuration is called potential energy. Now potential energy is that, suppose that एक स्टूडेंट है, वो इस स्टेयर से यहाँ से मूव करते हुए फाइनली वो यहाँ तक आता है, यानी कि यहाँ पर अगर होगा तो उसके पास लो पोटेंशियल एनर्जी होगा, जैसे जैसे हाइट के आएगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहेगी। एट दिस पॉइंट ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा, यहाँ पर क्या होगा, बॉडी जब जैसे ही वो स्टूडेंट पहुँचेगा उसके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर हम बात करते हैं एक स्क्रीन का, स्क्रीन को आप खींचोगे या कंप्रेस करोगे, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा दैट इज ए पोटेंशियल एनर्जी। आप किसी रबड़ को खींच के उसको एलोंगेशन करो, लंबा करो, लेंथ इंक्रीज करोगे, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी स्टोर होगा वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। दैट इज ए एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगेन हम बात करते हैं कि एनर्जी आता कहाँ से है। जब हम किसी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं तो वह अमाउंट ऑफ वर्क उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। हम इसकी बात करते हैं मनी एक्सचेंज के ऊपर, कि अगर किसी भी पर्सन को आप कैसे देते हो तो उसके लिए वो कैसे निगेटिव होता है, लेकिन हम हमारे लिए वो कैसे पॉजिटिव होता है। सेम कंडीशन यहाँ होता है। वर्क डन ऑन द बॉडी इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कोई भी वर्क जो होता है किसी बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। नाउ द वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। जो भी एनर्जी होगा उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी के फॉर्म में चेंज स्टोर होगा। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सपोज दैट आप अगर साइकिल से अपने ग्राउंड में चल रहे हो और पीछे से कोई दोस्त धक्का देता है तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाता है। और स्पीड का बढ़ना यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, यानी कि उस दोस्त ने आपके ऊपर वर्क किया और जिसके कारण आपकी एनर्जी बढ़ गई। उसने कितना वर्क किया तो आपकी एनर्जी कितनी बढ़ी है उसके धक्का के कारण, वही उसका एनर्जी बढ़ना स्टार्ट कर लाएगा। अगर हम बात करते हैं कि दैट इज ए बॉडी मूविंग विद द सरफेस दैट मास ए मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी, हमने एकाएक इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास मूविंग विद द वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड and a constant force acting on the body for time t second, the velocity become v मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड हो जाती है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू एस। तो फोर्स की जगह पे हमने ये वाला वैल्यू पुट कर दिया, तो एस हाफ से मल्टीप्लाई किया है एंड 2 से डिवाइड किया है, वैल्यू अगेन वही सेम टू सेम आ जाएगा। यानी अब इसके लिए हमने 2as, चूँकि बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है क्योंकि फोर्स हमने कांस्टेंट लगाया है, तो हम यहाँ ये इक्वेशन लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, दैट इज पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन एंड नाउ वी कम हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस दोनों को आप अलग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर minus half mu square. This is the final kinetic energy and this is the initial kinetic energy, and now total work done is equal to change in kinetic energy. ये तो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम हुआ प्रूफ ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट फोर्स। यहाँ पर हमने कांस्टेंट फोर्स क्या लगाया था, दिस इज द कांस्टेंट फोर्स, दिस इज द कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स है तो उसके लिए, लेकिन ये कांस्टेंट फोर्स हमें पूछा नहीं जाता है, हमें पूछा जाता है वेरिएबल फोर्स के कारण। क्योंकि आपको पता है कि वेरिएबल फोर्स हो, जैसे स्क्रीन फोर्स इज ए टाइप्स ऑफ वेरिएबल फोर्स, वैसा फोर्स जिसकी वैल्यू टाइम्स टू टाइम्स पोजीशन, हर एक पोजीशन पर चेंज करता हो, उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल फोर्स।
वेरिएबल फोर्स को जनरली Fx से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब है कि फोर्स जब x के साथ में चेंज कर रहा हो तो Fx लिख रहे हैं, इट इज डिनोटेड बाय Fx एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अगर हम गॉगडन बाई वेरिएबल फोर्स निकालें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने की ज़रूरत है। द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम xi to xx and the magnitude of force changes with चेंज ऑफ पोजीशन इन ए टाइम। मान लो कि एक बॉडी है जो इस सरफेस पर रखा हुआ है और ये इसके ऊपर हमने एक वेरिएबल फोर्स लगाया है। ये वेरिएबल फोर्स इसको क्या कर रहा है, दैट इज ए वेरिएबल फोर्स। ये वेरिएबल फोर्स इसको यहाँ से यहाँ तक ला रहा है, मतलब पहले ये एक्स पोजीशन पर था एंड नाउ एक्स पोजीशन कर रहा है। क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू हर पोजीशन पर अलग अलग है, तो आप जैसे ये पोजीशन x1 है तो यहाँ पर फोर्स अलग लग रहा होगा, ये पोजीशन x2 है तो यहाँ पर फोर्स अलग लग रहा होगा, ये हमारा x3 है तो यहाँ पर फोर्स अलग लग रहा होगा। अगर मैं तुमको ये बताऊं कि बॉडी दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट मूव कर रहा है तो बहुत सारे टाइप्स के फोर्स लग रहे होंगे ना। हम किस फोर्स की बात करें, किस फोर्स की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें डिस्प्लेसमेंट से, तो इसके लिए हमने एक आइडेंटिटी लगाते हैं। मान लो कि इसके अंदर दैट इज dx, इस dx डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने एक छोटा सा dw वर्क किया है। नाउ डिस्टेंस x, इससे इनिशियल से x डिस्टेंस पर बॉडी डिस्प्लेस बाय dx, देन द वैल्यू ऑफ fx वर्क डन इन द ड्यूरेशन ऑफ dw। इस dx के डिस्प्लेसमेंट के लिए वेरिएबल फोर्स fx के कारण वर्क डन कितना करना पड़ा है, dw। यानी कि इस छोटे से वर्क डन के लिए, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, dw इज इक्वल टू fx इंटू dx। नाउ the total work done for the displacement this to this, total work done is equal to xx। now w is equal to xi to xx fx dx। ये हमारा नेट वर्क डन निकला। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपको एक चीज़ बताना होगा हमें कि जो भी इस चैप्टर का सबसे हार्ड क्वेश्चन बनता है वो इसी पॉइंट से बनता है, इसी फॉर्मूले से बनता है। इसलिए फ्रेंड्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी IIT का क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल होगा, वो इस हार्ड टॉपिक से बनेगा, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। नाउ क्वार्क थ्योरम और वेरिएबल फोर्स, ये हमारे लिए CBSE के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपके स्कूल के पेपर में पूछा जाएगा। नाउ एग्जाम, स्कूल एग्जाम के लिए जो 11th क्लास का एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन सबसे फर्स्ट पूछा जाता है इस चैप्टर से। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको जस्ट सेम टू सेम वैसे ही लिख के चले आना है। मान लो कि सेम कंडीशन होगा, हमने एक बॉडी रखा हुआ है, इस बॉडी के ऊपर एक वेरिएबल फोर्स लगा है, ये एक्स पोजीशन पर था, ये एक्स पोजीशन पर u मीटर पर सेकंड से चल रहा था, एक्स पोजीशन पर v मीटर पर सेकंड से चल रहा है। बीच में x डिस्टेंस पर हमने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx लिया है, जिसके कारण वर्क डन dw होगा एंड dw इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि फोर्स यहाँ F बराबर a में नहीं लग सकता है, बट F बराबर, क्योंकि फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, dv बाई dx। क्योंकि यहाँ पर फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, फोर्स का वैल्यू चेंज होगा तो हर जगह पर वेलोसिटी चेंज होता जाए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में dv बाई dt लगेगा। ये हमारा है कांस्टेंट फोर्स। अगर नहीं है तो उस समय, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा बॉडी का, तो उस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पर ये कर रहा है कि वेलोसिटी चेंज, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। नाउ w वर्क डन इज इक्वल टू m dv अपॉन dt इंटू ds। अब इसको तुम यहाँ शिफ्ट कर लो इसके नीचे, तो m dv एंड ds अपॉन dt, ये v हो जाता है, तो इस v को यहाँ लिख दिया मैंने। तो अब इस dw का वैल्यू कितना हो जाएगा, mv इंटू dv। अब टोटल वर्क डन
फ्रॉम इनिशियल कंडीशन टू फाइनल कंडीशन। तो इनिशियल इसका अब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज के रिस्पेक्ट में हमने क्या वर्क डन को लिखना है, dw। टोटल वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन इंटीग्रेट करेंगे u टू v के जगह पे टोटल वर्क डन इज इक्वल टू u टू v mv d। नाउ अब इसका वैल्यू हम कुछ करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद एम वी स्क्वायर बाई टू एम यू स्क्वायर बाई टू आएगा। नाउ टोटल वर्क डन हमारा क्या आया, लाइक दिस इज द वर्क डन। डियर स्टूडेंट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप इसको अच्छे से कर लेना पेपर के लिए। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है कि अगर हम किसी बॉडी को ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो वह वर्क उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट में किसी बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो वह कहलाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफाइन होगा ना, वो इसके ऊपर होगा कि हमने वर्क किसके अगेंस्ट में किया है। अगर स्क्रीन का पोटेंशियल को लेकर कि स्क्रीन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो स्क्रीन के फोर्स के अगेंस्ट में जब हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो दैट इज ए स्क्रीन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर लिखा हुआ है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज दैट एनर्जी को passes by the body by virtue of the position above the earth surface। एक बॉडी है जो अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है, इसको हमने सम हाइट h तक लाया है, तो h हाइट तक लाने में बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट द अर्थ सरफेस, वेट उसका mg लगेगा। वर्क डन ऑफ द बॉडी गोज टू a टू b लाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन इज इक्वल टू वही फोर्स इनटू आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी को ऊपर लाने के लिए। तो इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण उस में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, h डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी कि दिस फोर्स डिवाइडेड इनटू दिस हाइट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, एक h। अब मिनिमम आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो mg के बराबर लगाना पड़ेगा, तो mg इंटू h, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। यहाँ g छूट गया है, ध्यान से बहुत लिखना पड़ता है। नाउ the amount of work done, a storage in the form of energy of the body, that energy is called gravitational potential energy। Now work done by the gravity is negative, क्योंकि work done mg जो है ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर डायरेक्शन में है, तो यहाँ वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या है, निगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं conservative and non-conservative force, that is the types of force, that is types of force and decided by the force। अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर एक फोर्स इज कंजर्वेटिव, एक द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिस्प्लेसिंग ए पार्टिकल फ्रॉम one point to another point independent to the path, independent to the path। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट टू द पाथ है तो कंजर्वेटिव होगा। नॉन कंजर्वेटिव, यहाँ पर देखो द पार्टिकल गोज टू one point to another point and independent to the depend on the path, that is depend on the path, depend on the path। आप किसी बॉडी को मान लो A पॉइंट से B पॉइंट तक ला रहे हो, अब किसी लड़के ने इसको इस पाथ से लाया, किसी ने इस पाथ से लाया, किसी ने इस पाथ से लाया, ऑल थ्री पाथ्स में जो वर्क डन उस लड़के ने किया है, वर्क डन फॉर द पाथ 1, वर्क डन फॉर द path 2, work done for the path 3, then the total work done are equal in all cases। बट अगर इस कंडीशन में स्टूडेंट ने A to B लाया और इस कंडीशन में उसका पाथ ये है और ये पाथ है, वर्क डन फॉर पाथ P1 नॉट इक्वल टू वर्क डन फॉर पाथ P2,
in this condition work done is unequal, then this is the non-conjugative. This is the non-conjugative. अगर काथ इंडिपेंडेंट है, आप किसी भी काथ से लाओ, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स सेम होगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है कि नहीं है। आप किसी भी तरीके से ला रहे हो, वर्क डन सेम होगा। जैसे ग्रेविटी में आप किसी बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लाओ, आप ऐसे लेकर के जाओ, ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, इसका हाइट mgh ही होगा। तो ग्रेविटेशनल क्या होगा यहाँ? ग्रेविटेशनल इज ए कंजर्वेटिव फोर्स होगा। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगा, क्योंकि सभी केसेस में उसमें वर्क डन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ एंड डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।